हाँ जी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर धीरज गुरविंदर सिंह है। मैं शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली में एक ईएनटी एंड कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन है। तो अराउंड पिछले 5 सालों से मैं शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली के साथ एसोसिएटेड हूँ। और आज हम यहाँ जो आप सबको एड्रेस करने के लिए प्रेजेंट हुए हैं वो एक यूनिक अचीवमेंट जो शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली ने पिछले कुछ महीनों में जो प्राप्त की है उसकी ब्रीफिंग देने के लिए हम सब प्रेजेंट हुए हैं। कॉकलियर इम्प्लांट एक सर्जरी आप अपने में एक यूनिक सर्जरी है। तो बहुत कम सेंटर्स इस एरिया में, ट्राई सिटी एरिया कह लीजिए, इस रीजन में बहुत कम सेंटर्स करते हैं। तो शेल्बी एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी होती है। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी जो बच्चे जन्म से ही बहरे और गूंगे होते हैं उनके लिए एक बहुत वरदान के समान है। और इस सर्जरी से हम उन बच्चों को नॉर्मल सुनाई प्रदान कर पाते हैं। और जब नॉर्मल सुनाई उनको आ जाती है तो उनकी स्पीच भी नॉर्मल हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि ये बच्चे जो प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के पास ना बोलने की प्रॉब्लम से, कि ये बोलता नहीं है बच्चा। बट पेरेंट्स और जो उनके रिलेटिव्स हैं वो ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि बच्चा इसलिए नहीं बोल रहा कि उसको सुन नहीं रहा है। तो एक ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जिस पे हम लगातार पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं। कई इवेंट्स हमने करी हैं जिसमें ये स्ट्रेस किया गया है कि बच्चों को बोलने में देरी है उनको इस ढंग से इन्वेस्टिगेट किया जाए कि उनको देखा जाए कि उनमें हियरिंग लॉस है कि नहीं है। सो इस बैकग्राउंड से मैं जो अपना आज का जो विशेष एक मेन टॉपिक है उस पर आता हूँ। तो ऐसे ही कुछ बच्चों की तकरीबन जिनकी उम्र 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के करीब है, शेल्बी हॉस्पिटल में हम पिछले 4-5 सालों से कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरीज कर रहे हैं। बट रिसेंटली हमने पिछले 3 महीनों में बायलेटरल कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरीज करी हैं। बायलेटरल मतलब दोनों कानों की सर्जरीज एक साथ, जिसको हम साइमल्टेनियस बायलेटरल कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कहते हैं। एक ही मोमेंट पे, एक ही दिन दोनों कानों को इम्प्लांट किया जाता है और पेशेंट को फिर 2-3 दिन रख के डिस्चार्ज किया जाता है। तो बायलेटरल कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी बहुत कम देखी जाती है, एक सर्जरी एट ए टाइम करना। तो फिर कुछ सेंटर्स कर रहे हैं, बट दोनों कानों का एक साथ इम्प्लांट करना इतनी छोटी उम्र में। और अभी ये जो यंगेस्ट चाइल्ड हमारा रहा है पिछले हफ्ते ही 15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, वो 1.5 साल की बच्ची थी, वो चंडीगढ़ से ही थी, उसका हमने बायलेटरल इम्प्लांट किया है। और पिछले 3 महीनों में तकरीबन हमने 3 से 4 बायलेटरल कॉकलियर इम्प्लांट कर चुके हैं हम। तो बायलेटरल और यूनिलेटरल कॉकलियर इम्प्लांट के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। बायलेटरल में दोनों कान इम्प्लांट इसलिए करते हैं कि जो इनहेरेंटली जो हमारा जो सुनाई का सिस्टम काम करता है वो दोनों कानों से जो इनपुट्स जाती हैं वो ब्रेन को जाती हैं और ब्रेन उसको प्रोसेस करके हमें फिर अलग अलग तरह के सिग्नल्स देता है। हमें डायरेक्शनैलिटी पता लगती है, हमें नॉइज़ में काम करने की जो हमारी एबिलिटी है वो इसलिए हो पाती है कि हम बायलेटरल दोनों कानों से सुनते हैं। अगर किसी बच्चे को हम एक तरफ से हेयरिंग प्रदान करते हैं, एक कान में इम्प्लांट करते हैं और दूसरे को हम रहने देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्शनैलिटी वाला इशू है और जो नॉइज़ में सुनने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो आइडियल सिचुएशन जिसे हम कहते हैं, आइडियली दोनों कानों से सुनना ज़रूरी है। इसलिए आजकल हम स्ट्रेस करते हैं, जो पेशेंट्स अफोर्डिंग हैं, जो पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं, कि बच्चे को दोनों कानों से ही आप कोशिश करें कि दोनों कानों की सर्जरी करवाई जाए ताकि दोनों कानों से ही वो बच्चा सुन सके। और जब दोनों कानों से सुनेगा तो उसकी जो स्पीच का विकास है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल रहेगा एज पर द नॉर्मल पर्सन। और उसकी एबिलिटी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में, नॉइज़ में काम करने में और डिफ़िकल्ट जो सिचुएशंस हैं उसमें सुनने की उसकी जो है एबिलिटी है वो नॉर्मल रहेगी। तो ये एक यूनिक जो हम प्रोजेक्ट है हमारा, हम पिछले काफ़ी सालों से कर रहे हैं शेल्बी में, उसको प्रमोट भी कर रहे हैं और उसको हम अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके उनकी हेल्प भी करते हैं पेशेंट्स की। इन 3 पेशेंट्स को रिसेंटली हमने किया। इसमें एक चीज़ और बताने वाली है कि एक यूनिक इम्प्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट जिसको हम कहते हैं स्लिम मोडाइलर कॉकलियर इम्प्लांट, लास्ट ईयर एक हमने सर्जरी करी थी। तो 2.5 साल की बच्ची थी, वो इस रीजन में, इस पूरे रीजन में
दिल्ली से अगर इधर बात करें, इस पूरे रीजन में वो पहली बार वो सर्जरी, उस तरह का इम्प्लांट, सर्जरी की बात नहीं कर रहा, उस टाइप ऑफ इम्प्लांट जिसे हम स्लिम मॉड्यूलर कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं, वो पहली बार शेल्बी में एक बच्ची जो सिरसा से थी, तकरीबन 2.5-3 साल की इसकी उम्र थी, उसको हमने किया था। वो भी एक यूनिक इवेंट थी, यूनिक अचीवमेंट थी हमारे शेल्बी के लिए। और उसके चलते चलते अब धीरे धीरे उसको उसी प्रोग्रेस को मेंटेन करते हुए अब रिसेंटली हमने ये 3 बच्चों का जो बायोलेटरल कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी करी है, ये आप अपने में ही एक यूनिक अचीवमेंट है इस ट्राई सिटी रीजन के लिए। धन्यवाद। देखो सर, कॉस्ट जो है ना कॉकलियर इम्प्लांट में, उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक कॉस्ट ऑफ द इम्प्लांट और कॉस्ट ऑफ सर्जरी। कॉस्ट ऑफ सर्जरी इज़ कांस्टेंट, वो हमारे कुछ हाथ में भी होता है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हम उसको बेनिफिट डिस्काउंट भी दे देते हैं। कॉस्ट ऑफ द इम्प्लांट इट वेरीज फ्रॉम अराउंड 6.35 lakhs टू अराउंड 16 lakhs। एक का अंदर सर, एक का अंदर जो बेसिक, सब तो बेसिक इम्प्लांट है वो 6.35 lakhs का है, ठीक है। ਜਿਹਦੀ कीमत रिसेंटली वध के तकरीबन 6.5 लाख की हो गई है। मैं 6.5 लाख ला लो, 6.5 लाख तो लैके तकरीबन 16-16.5 लाख का टॉप एंड इम्प्लांट है। सर एनजीओ हले तक कोई नहीं आया, बट मैं अपने पर्सनल लेवल पे फंडिंग अरेंज करके कुछ डोनर्स कोलों, कुछ अपनी फैमिली कोलों असीं तकरीबन 8-10 पेशेंट असीं पिछले 2-3 सालों च असीं ऑपरेट किए। ਜਿਹਦੇ बेसिक इंप्लांट ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ हैं तो तकरीबन 6.5 लाख के उपर 70,000 होर ला लो तो 7.5 लाख, 7.25 लाख के 7 से 7.5 लाख के करीब पैंदा सब तो बेसिक। जो ये कॉकलियर इम्प्लांट्स आप करते हैं, ये आप बच्चों का जो मेन जो रीजन होता है, जो कारण क्या है जो इस तरीके से हो जाता है, कुछ आप बताएं। कंजेनिटल हियरिंग लॉस इसे कहते हैं। माँ के पेट में ही बच्चे को कुछ ऐसी डेवलपमेंटल प्रक्रिया है जो कहीं रुक जाती है, जो डेवलपमेंटल प्रोग्रेस है वो कहीं रुकने की वजह से ये होता है। उसमें माता को कोई अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे रुबेला एक बहुत कॉमन बीमारी है, लड़कियों के लिए एक MMR की वैक्सीन बड़ी कंपलसरी करी गई है इंडियन गवर्नमेंट के लिए के द्वारा, तो इसी को देखते हुए वो करी गई है। इसके अलावा और इन्फेक्शन है, साइटोमेगालोवायरस है और कई चीज़ें हैं। या इमीडिएट बर्थ के बाद जैसे हमने देखा कि बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है, बहुत कॉमन देखा गया है कि भी बर्थ हुआ दूसरे तीसरे दिन जॉन्डिस हो गया। अगर वो जॉन्डिस, उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, अगर वो जॉन्डिस लिमिटेड अमाउंट में रहे उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। पर अगर उस जॉन्डिस बढ़ जाए जिसमें कि उसकी बिलिरुबिन की वैल्यू अगर 16, 17, 18, 20, 22 तक पहुंच जाए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको कर्निक्टरस कहते हैं। कर्निक्टरस में क्या होता है कि जो बिलिरुबिन है वो हमारे ब्रेन में जाके हमारे वो डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से वो बच्चों में फिर हियरिंग लॉस आ जाता है। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चों को इन्फेक्शन हो जाती है, मेनिंजाइटिस है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ या लेटर ऑन ड्यूरिंग लाइफ अगर मेनिंजाइटिस हो गया उससे भी हियरिंग लॉस हो जाता है। इसका मेन प्रिकॉशन क्या है? सर प्रिकॉशन जैसे मैंने बताया, अगर तो गर्भवती महिला है तो उनको वैक्सीनेशन प्रॉब्लम नॉर्मल रखनी चाहिए, MMR की वैक्सीन लगी होनी चाहिए, तो एक सबसे बड़ा तो यही है। दूसरा, अगर परिवार में पहले ही कोई ऐसा इंसिडेंस है कि आपके परिवार में किसी बच्चे को ऐसे पहले आपको पता है कि जन्म से उसको बहरा गूंगा था, तो उसका जेनेटिक जो वर्कअप होता है वो कराना चाहिए। वो देखना चाहिए कि कुछ चीज़ें अवॉइडेबल हैं, कुछ चीज़ों को हम अगर पता लग जाए जेनेटिकल वर्कअप से तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो कर देना चाहिए। ये इम्प्लांट सिर्फ बच्चों में किया जाता है कि बड़े? नहीं, एडल्ट्स में भी हो सकता है। हियरिंग लॉस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक प्रीलिंगुअल एंड एक पोस्टलिंगुअल। 2 साल से पहले जो हियरिंग लॉस होता है उसको प्रीलिंगुअल कहते हैं, बाकी पोस्टलिंगुअल है। तो ये बच्चे प्रीलिंगुअल में आ जाते हैं, इनकी स्पीच डेवलप नहीं होती है, तो इनके लिए क्या होता है कि जल्दी से जल्दी इम्प्लांट करना है। 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल इज द आइडियल एज फॉर देम टू गेट इम्प्लांटेड। उसमें अगर इम्प्लांट करेंगे फिर स्पीच थेरेपी देंगे तो इनका जो हियरिंग लेवल्स है नॉर्मल हो जाएंगे, स्पीच भी नॉर्मल हो जाती है। एडल्ट्स में ऑलरेडी स्पीच डेवलप हुई होती है। सपोज कोई एडल्ट है किसी ट्रॉमा की वजह से, जैसे मैं मेनिंजाइटिस बोला, उसकी वजह से वो हियरिंग लॉस है और वो हियरिंग एड से उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसको इम्प्लांट से काम आ जाएगा। एक चीज जैसे आपने बताया कि बच्चों में ये ज्यादा होता है ना, बाय बर्थ। जो बच्चा मान लीजिए हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं बच्चा हमारा बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो उसको कान की प्रॉब्लम। हाँ जी, तो ये हमें पता कैसे चले कि भाई ये कान की ही प्रॉब्लम है? इसके लिए कौन सा टेस्ट है? उसके लिए टेस्ट देखो, घर में तो आप नॉर्मल अवेयरनेस जैसे होते हैं, कुछ खिड़का के सुनाई कुछ भी चीज़ वो देख सकते हैं।
डॉक्टर के पास जब आते हैं तो फिर एक टेस्ट होता है, पहले होता है OAE, ऑटो अकॉस्टिक एमिशन टेस्ट होता है, जो कि आजकल इवन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ भी हो जाता है। कुछ हॉस्पिटल्स में ये सुविधा है कि ये OAE टेस्ट है जौन सा, वो जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त कर देते हैं। उसमें हमें एक आइडिया लग जाता है, उसकी जो फाइंडिंग होती है पास और फेल के हिसाब से होती है। तो अगर उसमें ऐसी इंडिकेशन मिल रही है कि बच्चे की सुनाई में दिक्कत है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट अ टेस्ट दैट इज कॉल्ड BERA, BERA, ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। तो उसमें जैसे हम EEG करते हैं, आपने देखा होगा कि भी इलेक्ट्रोड्स लगा के ब्रेन पे EEG करते हैं, उसी ढंग से ये टेस्ट होता है। तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे का जो हियरिंग थ्रेशोल्ड्स हैं, जो लेवल्स हैं, वो नॉर्मल है कि नहीं है। दैट इज द मोस्ट कंक्लूसिव टेस्ट, BERA कहते हैं जिसे, उससे पता लगता है। डॉक्टर साहब, अगर कोई बच्चे की हियरिंग ओके है, सुन रहा है वो, बट वो बोल नहीं पा रहा, 3-4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा, तो उसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे आप? 99.9% चांसेस है कि अगर बच्चे की हियरिंग नॉर्मल है तो उसकी स्पीच ऑलमोस्ट नॉर्मल होगी। ओनली रीजंस आर अगर न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स है, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम जैसे कि स्पीच में मसल्स काम, टंग के मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब उसको कंसल्ट न्यूरो से करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज ENT कंसल्ट, जिसमें हियरिंग टेस्ट हो गया। हियरिंग टेस्ट में अगर उसके नॉर्मल आते हैं, देन इज अ न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन, जिसमें हम ये देखें कि भी उसकी टंग के मसल्स कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हियरिंग जो स्पीच है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसमें मसल की, गले के मसल्स की कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर वो मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, उनमें वीकनेस है, तो भी स्पीच नॉर्मल नहीं होगी। अच्छा, एक डॉक्टर सवाल और है, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिबल है? जैसे कई बार बच्चों को हम पैदा होता है तो बच्चा तंग ना करे, माँ बाप उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, गेम वगैरह देखने लग जाता है, तो क्या ये भी एक मतलब? सर देखो, मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस से हम जो मिलती हैं हमें, थ्योरेटिकली ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, थ्योरेटिकली ऐसा समझा जा रहा है कि हाँ इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ज़रूर होगा, बट अभी ठोस कोई स्टडीज़ नहीं आई है। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी आए को अभी उतना टाइम, अभी कुछ साल और निकलेंगे, इनके रिजल्ट्स आएंगे, इनकी प्रॉपर स्टडीज़ होंगी तो कुछ पता लगेगा कि भी कुछ नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट ये थ्योरेटिकली ऐसा लगता है कि इसका जो ओवर एक्सपोजर है मोबाइल्स का, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। डॉक्टर, इसका कोई होलिस्टिक अप्रोच आप बता सकते हैं? कोई मतलब अदर देन सर्जरी को ट्रीटमेंट आप कुछ? हियरिंग लॉस का? यस। नहीं सर, स्पीच थेरेपी का कोई असर नहीं। देखिए, साइंस में नहीं है। नहीं, देखो, अगर बच्चे को सुनाई नहीं देगा तो उसकी स्पीच डेवलप नहीं होगी। बच्चे को ना माँ के पेट से सुनना शुरू हो जाता है। हमने बड़ा पुराना वो सुना हुआ है, अभिमन्यु वाली स्टोरी, माँ से, ठीक है ना? हाँ, तो दैट इज़ ट्रू। बच्चे को माँ के पेट से सुनना शुरू हो जाता है। उसकी स्पीच देखो, एक बच्चा जो पैदा होता है एकदम बोलना नहीं शुरू करता, उसको तकरीबन 6 महीने, साल, नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, साल लग जाता है नॉर्मल स्पीच आने में। तो स्पीच का जो प्रोसेस है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो बच्चा सुनता है उसी को रिपीट करता है। बट अगर हियरिंग नॉर्मल है और बच्चा 5 साल तक भी कुछ अटक के बोलता है, तो उसकी क्या प्रॉब्लम है? उसका मैंने से बताया, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बाकी कुछ स्टैमरिंग है या कोई स्टटरिंग है, वो चीज़ें तो स्पीच थेरेपी से ठीक हो जाती हैं, ठीक है। डॉक्टर, सर्जरी टाइम क्या है और रिकवरी टाइम क्या है? हम अपने पेशेंट को तकरीबन 2 दिन रखते हैं। सर्जरी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सर्जरी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, इट इज़ अ वेरी, इट रिक्वायर्स अ ट्रेन्ड इंडिविजुअल, प्रॉपर ट्रेनिंग से आती है, ठीक है। और टाइम सर्जरी को तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं एक कान को करने में। और स्टे मैंने बताया 2 to 3 नाइट्स का स्टे हम रखते हैं पेशेंट को, उसका डिस्चार्ज कर देते हैं। कोई चैरिटी हॉस्पिटल कर रहा है सर? मैंने जैसे शेल्बी हॉस्पिटल एज इट इज़ तो यही कर रहा है कि हमें जो सर्जरीज हम करते हैं उनको हाईली डिस्काउंटेड रेट्स पे, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंटेड। अगर सपोज इसकी आप सर्जरी की कॉस्ट आप देखो फोर्टिस मैक्स वगैरह में या किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में पड़ती है। हमने जो अब सर्जरीज करी हैं 70,000, 60,000, 70,000, हम इतना ही, अभी भी इतना ही चार्ज कर रहे हैं। ये पेशेंट हमने बायलैटरल इम्प्लांट किए हैं, इनको भी हमने मैनेजमेंट से डिस्कस करके बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पे ऑपरेट किया है। प्लांट की जो इम्प्लांट है डॉक्टर साहब, उसकी कोई लाइफ है या सारी उम्र चलेगा? इम्प्लांट के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसको हम सर्जरी करके अंदर डाल देते हैं, जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। दूसरा हिस्सा होता है उसका प्रोसेसर। प्रोसेसर उस अंदर वाले इम्प्लांट से मैग्नेट के थ्रू जुड़ता है, वो रिमूवेबल होता है।
तो जो अंदर वाला इम्प्लांट है दैट इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग, एक बार सर्जरी करके डाल दिया, जो इलेक्ट्रोड है जो कान के अंदर जाता है, मेन पार्ट है जो, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग, दैट इज़ नॉट चेंज अनलेस देयर सम इन्फेक्शन, कोई चोट लग जाए उससे टूट जाए, अदरवाइज नहीं। बाहर वाला इम्प्लांट है जो प्रोसेसर कहते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसकी जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज वो भी 8-10 साल तो कहीं जाता नहीं है, दैट कैन बी चेंज्ड। तो वो रिप्लेस करने के लिए आपके पास आना होगा उसको। कॉक्लियर मेरे पास कह लो या जो कंपनी है उसके पास, उनके मैनेजर्स हैं उनके पास जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਸਰ? तकरीबन ਅਸੀਂ 22-23 ਪਲਾਂਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਕਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਇਲੇਟਰ ਅਸੀਂ 4 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਕੀਤੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। गवर्नमेंट की जो सी हिस्ट्री